हाँ जी, क्लास चल रही है क्या? एक बार बताएं मुझे। हेलो। अरे यार, ये क्लास पता नहीं क्या हो गया इसमें। लॉग आउट कोई कर गया क्या यहाँ पे? हैं? दिख ही नहीं रही क्लास यार, कहाँ चली गई क्लास? ब्रेक दिया था मैंने तो 10 मिनट का बच्चों को। पहली वाली क्लास कहाँ गई? लॉग आउट हो गया क्या वो? हैं? हैं? अच्छा, उसमें है क्या मेरी क्लास? अच्छा, बताया ही नहीं यार, इसी का आ रहा है मेरे पास तो शेड्यूल। हाँ, 8 से 11 का। है? मेरे पास तो एक ही शेड्यूल आया है यार। ये रहा। भाई काहे का शॉर्ट सर्किट सर्किट हो गया है। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो मेरा ओके है क्या? क्लास में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था बेटा, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गए हम। स्टूडियो शायद चेंज हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं। चलिए जी बच्चों, शुरू कर रहे हैं क्लास को, आइए स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट जो हमारा रूल रहा है डियर, देखो उसका नाम क्या है? उसका नाम है, ये रहा, हेडन्स रूल। हेडन्स रूल, परपजिव कंस्ट्रक्शन और मिस्चीव रूल। हेडन रूल, परपजिव कंस्ट्रक्शन और मिस्चीव रूल।
ठीक है। एक मिनट रुके भाई, क्लास में कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। चलो अब ठीक है। हाँ जी बच्चों ठीक है। हेडन रूल और व्यू क्लियर आ रहा है क्या आपको? एक बार बताना मेरे को, व्यू सही है क्या क्लास का आपको जो दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। ये रहा हेडन्स रूल, पर्पजिव कंस्ट्रक्शन और मिसचिव रूल। ठीक है, आइए दोस्तों इस रूल को अपन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है इस रूल में। लास्ट रूल है हमारा, उसके बाद में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करना, आज शायद नहीं होगा ये चैप्टर, कल भी मैं एक कल आपके क्लास रख लूंगा, वही सुबह 8 से 9 रख लेंगे और एक 10 से 11, उसमें कंप्लीट करा देंगे डेफिनेटली ये। ठीक है, तो चैप्टर 4 में आपका जो पढ़ाया है उतना ही एक बार देख लेना, जो 4-5 सेक्शन नहीं पढ़ाई है वो नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, एक बार आप कोर्स एग्जाम दे लो, उसके बाद में 1-2 दिन टाइम निकाल के कराता हूं मैं आपको कोर्स। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं हेडन्स रूल और मिसचिव रूल। देखो हेडन्स रूल और मिसचिव रूल, देखो दोस्तों क्या कहता है ये रूल। ये कहता है कि कई बार क्या होता है दोस्तों, पुराने लॉ की जगह क्या आता है, नया लॉ आता है। पुराने लॉ की जगह, कई बार पुराने लॉ की जगह, आपकी है इसमें क्लास? नहीं नहीं, मेरी क्लास चल रही है लाइव। क्यों? लाइव क्लास चल रही है। हाँ हाँ हाँ। तो कई बार पुराने लॉ की जगह पे नया लॉ जो है वो लेकर आया जाता है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है, कि मतलब किस तरह से, मतलब नया नया लॉ क्या कहना चाहता है अपन समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं कि पता नहीं नया लॉ शायद ये कहना चाहता है या ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि कई बार पुराने लॉ की जगह पे क्या लेके आया जाता है, नया लॉ लेके आया जाता है। तो अपन समझ नहीं पाते हैं कि मतलब कि नया लॉ क्या कहना चाहता है। मतलब अपने को लगता है शायद ये पॉइंट नए लॉ में कवर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए एक हेडन का रूल है या मिसचिव रूल है, ये 4 पॉइंट्स उसमें कंसीडर करके अपन जो है वो उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि नया लॉ क्या कहना चाहता है। क्या क्या 4 पॉइंट्स होते हैं, जैसे व्हाट वाज द लॉ बिफोर द मेकिंग ऑफ द एक्ट, लॉ बनाने से पहले क्या एक्ट था। ठीक है, चलो एक तो ये देखते हैं अपन। उसके बाद में दूसरा, व्हाट वाज द डिफेक्ट, मिसचीफ, हार्डशिप कॉज्ड बाय अर्लियर लॉ, कि पुराने लॉ में क्या कमी थी जिसको दूर कर करने के लिए नया लॉ लेके आया गया। तीसरा, हाउ डज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सीक टू रिजॉल्व और क्योर द मिसचीफ और डेफिशिएंसी, कि किस तरह से पार्लियामेंट ने मिसचीफ को या जो रेमेडी है उसको क्योर किया। व्हाट आर द ट्रू रीजंस फॉर द रेमेडी, और रेमेडी के ट्रू रीजंस क्या हैं। ये 4 पॉइंट कंसीडर करके अपन उस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। देखिए नोट्स में और पढ़ाता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। वेयर लैंग्वेज यूज्ड इन स्टैच्यू फॉल शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड मीनिंग अराइज इन अ पर्टिकुलर केस, देन क्वेश्चन अराइज वेदर दैट केस विल बी कवर्ड बाय द रिटन लॉ, कि वो केस उस केस के द्वारा कवर होगा या नहीं होगा। और उसके लिए 4 पॉइंट्स अपन ध्यान में रखते हैं। तो एक काम करो, थोड़ा सा मॉड्यूल, इसको आप मॉड्यूल से ही पढ़ लो। देखो
मॉड्यूल में ये लिख लो, कई बार इसमें से लिखो व्हेन, ऐसे लिखो सबसे पहले व्हेन ए न्यू लॉ, व्हेन ए न्यू लॉ कम्स इनटू द प्लेस ऑफ, लिखो व्हेन द न्यू लॉ कम्स इनटू द प्लेस ऑफ ओल्ड लॉ एंड, एंड से आगे, एंड वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन अ स्टैच्यू इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। नए लॉ में उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो मोस्ट फॉर्मली एस्टेब्लिश रूल हेडन का केस है। हेडन का केस अपन देखते हैं कि मतलब, और हेडन के केस में ये फोर थिंग्स, ये एग्जाम में कई बार आता है, वो चार चीज बताओ हेडन के केस में, कि नए लॉ की जगह पुराने लॉ की जगह नया लॉ लेके आया जाता है, तो वो कौन, और जब उसके दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं तो हेडन के केस में वो कौन सी चार चीजें हैं जिसको कंसीडर करके अपन इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में सिर्फ आप ये चार पॉइंट्स याद कर लेना और कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज आप ये ध्यान रखना, ये वाला पॉइंट भी याद कर लेना, द इंटेंशन ऑफ दिस रूल इज ऑलवेज टू मेक सच कंस्ट्रक्शन shall suppress the mischief and advance the remedy। तो बोलते हैं आप इस तरह से इंटरप्रिटेशन निकालो नए लॉ का, ताकि जो मिसचीफ थी, जो कमी थी, वो सप्रेस हो जाए और रेमेडी एडवांस हो जाए। देखो ध्यान से सुनना, कई बार दोस्तों नए लॉ की जगह, आपको लग रहा होगा ये रूल नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप रुक जाओ बेटा, मैं हेडन का केस, प्रैक्टिकल केस आपको दूंगा जो मॉड्यूल में नहीं है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये कई बार नए लॉ की जगह पुराने लॉ की जगह नया लॉ लेके आया जाता है, अपने को समझ में नहीं आता है कि नए लॉ में ये चीज कवर है या नहीं है, तो अपन नए लॉ को इस तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि पुराने लॉ में जो कमी थी वो सप्रेस हो जाए, वो दूर हो जाए, और रेमेडी जो नए लॉ लाने का मकसद है वो फुलफिल हो जाए, एडवांस हो जाए, ठीक है। दोस्तों हेडन के केस में क्या हुआ था, ब्रिटेन में ये केस हुआ था डियर। एक्चुअली में देखिए, अबॉर्शन जो होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है। अबॉर्शन दो तरह से होता है, या तो अबॉर्शन दोस्तों कैसे होता है, सर्जिकल अबॉर्शन होता है, चीर फाड़ करके अबॉर्शन होता है। दूसरा अबॉर्शन जो होता है वो गोली के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। तो हुआ क्या था, पहले के टाइम पे केवल सर्जिकल अबॉर्शन ही, सर्जिकल अबॉर्शन ही दोस्तों क्या होता था, एक सर्जिकल अबॉर्शन ही एक विकल्प हुआ करता था। बाद में ये जो आपका मेडिसिन वाला अबॉर्शन है, इसका विकल्प लेके आया गया, कहां पर लेके आया गया, नए लॉ में लेके आया गया। तो पुराना जो लॉ था जिसमें सर्जिकल अबॉर्शन की बात थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर ही, एक प्रैक्टिशनर मेडिकल डॉक्टर ही अबॉर्शन कर सकता है, जब केवल सर्जिकल ऑपरेशन अलाउड था, मेडिकल जैसा कोई साइंस इस तरह का एडवांस कुछ आया नहीं था। उसके बाद में ऐसे मेडिसिन ड्रग्स डेवलप हो गए जिसकी मदद से जो फीटस है उसको, मतलब उसको खत्म किया जा सकता है। तो अब हुआ क्या कि वैसा लॉ लेके आ गया नया लॉ कि भाई ठीक है, अब ये भी अबॉर्शन हो सकता है। तो इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो नर्सेस, जो डॉक्टर्स थे, वो गोलियां लिख के दे देते थे, जो पेशेंट थे, जो भी क्राइटेरिया पूरा करते थे, क्योंकि ऐसा अबॉर्शन हर कोई नहीं करा सकता, मतलब उसका एक फुलफिल, मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं तभी वो अबॉर्शन हो सकता है। तो उसके बाद में जो नर्सेस थी, नर्सेज उस महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को वो मेडिसिन देके अबॉर्शन करवा रही थी, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारे जो साधु सन्यासी होते हैं, वहां पे ब्रिटेन इंग्लैंड में भी पादरी वादरी होते हैं, उन लोगों ने हंगामा कर दिया, ये तो भाई धर्म, मतलब होता ही है कि ऐसा ऐसा चीजें हो रही है, तो आपको पता है कि थोड़ा सा इस टाइप के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नर्सेज ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं। और मामला कोर्ट में जब गया तो कोर्ट में ये भी हुआ कि लॉ में तो देखो लिखा हुआ है, पुराने लॉ में, कि केवल प्रैक्टिशनर डॉक्टर ही अबॉर्शन करवा सकता है, यहाँ पे तो ये नर्सेज कर रही हैं, नर्सेज ऐसा है वैसा है, ऐसा पादरी लोगों ने बोला, तो ये तो वैसे ही इलीगल है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, पुराने लॉ की जगह नया लॉ लेके आया गया,
पुराने लॉ में कमी क्या थी कि चीरफाड़ करके अबॉर्शन होता था, खुद प्रैक्टिशनर डॉक्टर वहां पे मौजूद होना जरूरी होता था। तो उसकी जगह नया लॉ लेके आया जिसमें मेडिसिन ड्रग्स के जरिए आप अबॉर्शन कर सकते हैं। तो गोली यदि नर्स अपने हाथ से दे रही है तो उसमें क्या हो गया भाई? नए लॉ को इस तरह से समझो ताकि जो पुराने लॉ की कमियां थी सप्रेस, जो पुराने लॉ की मिसचीफ थी, कमियां थी, वो सप्रेस हो जाए और रेमेडी एडवांस हो जाए। समझ गए? तो इसके लिए अपन 4 मैटर कंसीडर करते हैं। 4 मैटर क्या देखते हैं? अच्छा, क्या लॉ था, लॉ में क्या कमी थी, पार्लियामेंट ने कौन सी कमी को दूर करने के लिए लॉ बनाया, समझ रहे हो आप बात, और क्या रीजंस था रेमेडी देने का। यदि ये पॉइंट्स अपन डिस्कस समझ दिमाग में बैठ जाएं तो कोर्ट बोलेगा भैया पुराना लॉ तो ये था कि सर्जिकली हो सकता था, नया लॉ कि यार महिलाओं को ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो मेडिसिन इसके जरिए करवाने के लिए ऐसा बनाया गया है, और डॉक्टर्स इतने ज्यादा होते नहीं है कि वही इन्वॉल्व हो उसमें। तो मतलब ठीक है, मतलब गोली तो कोई भी दे देगा, डॉक्टर को तो केवल लिखनी है। तो मतलब वो सब चीजें देख के कि हाँ भाई पुराना लॉ क्या था, उसमें क्या कमी थी, नया लॉ लाने का रीजंस क्या, ये सारी चीजें देख के हम इस कंक्लूजन पे उस केस में पहुंचे कि नर्सेज जो अबॉर्शन करवा रही हैं केवल गोलियां ही तो दे रही हैं वो, तो वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली में केस हुआ था। वापस देखो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जो अंडरलाइन किया वो आप पढ़ लेना, बस इसमें कॉपी से रहने देना, बुक में सही लिखा हुआ है कि कई बार क्या होता है, ये तो लिख ही लिया, नए पुराने लॉ की जगह नया लॉ आता है, तो जब लॉ की तो उस केस में दो इंटरप्रिटेशन निकलते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा केस लगाएंगे? हेडन का रूल। इस केस में हम इस तरह से कंस्ट्रक्शन करेंगे मिसचीफ सप्रेस हो जाए और रेमेडी क्या हो जाए? एडवांस हो जाए। इसके लिए हम 4 पॉइंट्स देखेंगे। लॉ एक्ट आने से पहले क्या लॉ था, उसमें क्या कमी थी, पार्लियामेंट ने कौन सी चीज को क्योर करना चाहा, और उस रेमेडी प्रोवाइड करने के रीजंस क्या थे। ये सब चीजें कंसिडर करके हम अल्टीमेटली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई वास्तव में ट्रू इंटेंशन क्या था। होप सो गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है मेरे हिसाब से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बताओ कि कहीं कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये समझ में आ गया? इतना पढ़ लेना बहुत है, मतलब मोर देन सफिशिएंट है। समझ में आया नहीं आया सबको? हेडन का रूल, मिसचीफ रूल, मिसचीफ पर्पजिव कंस्ट्रक्शन, चलो समझ गए। ओके जी, ठीक है, बढ़िया बात है। आइए अब अगले पड़ाव पे चलते हैं दोस्तों। हमारे इंटरप्रिटेशन के रूल्स तो खत्म हो चुके हैं अब, क्योंकि ज्यादातर तो 70% पार्ट तो यही था रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है, 3 टॉपिक है, तीसरा टॉपिक तो 10 मिनट का है वैसे भी। दूसरा टॉपिक अपने को पढ़ना है इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स पर अपन चर्चा कर रहे हैं। बेटा एड्स का मतलब होता है हेल्पफुल, कोई चीज हेल्पफुल है। देखो इंटरनल एड क्या होते हैं? लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ के अंदर जो चीजें दी हुई होती है वो इंटरनल एड्स होती हैं। लॉ अंडरस्टैंड करना और लॉ के अंदर कोई चीज प्रोवाइड नहीं की गई, लॉ के बाहर कोई चीज प्रोवाइड की गई है, तो वो एक्सटर्नल एड्स होता है, ठीक है। लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ के अंदर कोई चीज दी गई है वो इंटरनल एड्स है, और लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए लॉ के अंदर कोई चीज नहीं दी गई, लॉ के बाहर कोई चीज प्रोवाइड की गई है, दैट इज एक्सटर्नल एड्स, ठीक है। तो चलो अपन इंटरनल और एक्सटर्नल एड पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन इंटरनल एड पर चर्चा करेंगे। आइए इंटरनल एड में सबसे पहला एड है बेटा टाइटल। दोस्तों एक बात बताओ, हर एक्ट का एक टाइटल होता है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013, आपको पता है हर एक्ट के 2 टाइटल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइटल और दूसरा होता है लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल जैसे कंपनीज एक्ट 2013 है, वो शॉर्ट टाइटल है। लॉन्ग टाइटल क्या होता है? लॉन्ग टाइटल होता है उसमें लिखा हुआ रहता है कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है, मतलब थोड़ा बहुत लिखा हुआ रहता है कि दिस एक्ट इज मेड सो दिस इज टू दिस, मतलब इस पर्पज के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए, वो सब लिखा हुआ रहता है लॉन्ग टाइटल में, हर एक्ट में होता है वो। तो बेटा एक बात बताओ, मान लो आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ रहे हो मान लो, या कोई भी लॉ पढ़ रहे हो, कंपटीशन एक्ट 2002 पढ़ रहे हो, तो आपको लॉ पढ़ के समझ में नहीं आ रहा कि यार इस पॉइंट, इस प्रोविजन का मतलब कंपटीशन को बढ़ाना है या कंपटीशन को रिड्यूस करना है, कंपटीशन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। प्लेन जो मीनिंग है लॉ की लैंग्वेज है उसको पढ़ के एम्बिग्विटी आपके सामने,
तो शॉर्ट टाइटल से तो कुछ समझ में आएगा नहीं। लॉन्ग टाइटल जो होता है वो एक्ट के अंदर ही तो लिखा हुआ रहता है, तो वो इंटरनल एड उसको देख सकते हैं वो क्या लिख रहा है, क्योंकि वो भी तो एक्ट का ऑब्जेक्ट पर्पस बता रहा है। अच्छा ये ऐसा बता रहा है कि इसका मकसद तो कंपटीशन को बढ़ाना है, तो यहां पे शायद बढ़ाना ही होगा। लेकिन जब लॉ की लैंग्वेज बहुत प्लेन है, बहुत सिंपल है, लॉ में क्लियर कट सेक्शन में लिखा हुआ है भैया इस जगह पर कंपटीशन बढ़ाना नहीं होगा लॉ का मकसद, तो आप लॉन्ग टाइटल नहीं देख सकते। लॉन्ग टाइटल कब देखते हैं? जब लॉ की लैंग्वेज प्लेन नहीं है, लॉ की लैंग्वेज पढ़ के हमें समझ में नहीं आ रहा, तब हम देख सकते हैं कि टाइटल क्या कह रहा है। दो तरह के टाइटल होते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल केवल एक्ट को आइडेंटिफाई करता है, अच्छा कंपनी से रिलेटेड है, जबकि लॉन्ग टाइटल उसको डिस्क्राइब भी करता है। और लॉ अंडरस्टैंड करने के लिए लॉन्ग टाइटल का यूज किया जा सकता है, शॉर्ट टाइटल का कभी भी यूज नहीं किया जा सकता। और जो लॉन्ग टाइटल है वो तभी यूज किया जाएगा जब लॉ की लैंग्वेज में एम्बिग्विटी हो। आइए अब आईसीएआई के शब्दों में चाहे आप पढ़ के देख सकते हो लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल के बारे में क्या लिखा हुआ है? इंटरनल एड्स है। इंटरनल एड्स में देखो, ये इंटरनल एड्स हो गए। इंटरनल एड्स में सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइटल। अब आपको एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? ऐसा लिख देता है 3 नंबर में, बताओ लॉन्ग टाइटल कैसे लॉ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है, हर एक्ट का एक शॉर्ट टाइटल होता है और एक लॉन्ग टाइटल होता है। शॉर्ट टाइटल केवल इनेक्टमेंट यानी लॉ को आइडेंटिफाई करता है, जबकि लॉन्ग टाइटल जो होता है वो इनेक्टमेंट को डिस्क्राइब भी करता है। ठीक है। इट इज नाउ सेटल्ड दैट लॉन्ग टाइटल ऑफ एन एक्ट इज अ पार्ट ऑफ एक्ट। लॉन्ग टाइटल जो होता है वो एक्ट का पार्ट होता है, एंड वी कैन देयरफॉर रेफर इट टू असर्टेन द ऑब्जेक्ट, स्कोप एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। तो हम लॉन्ग टाइटल का इस्तेमाल लॉ के ऑब्जेक्ट, पर्पज, स्कोप को असर्टेन करने में कर सकते हैं। ठीक है। और ये बताओ क्या होता है, अपन लॉ को अंडरस्टैंड करने में इसका यूज कर सकते हैं। चलो इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट 1951। इसका लॉन्ग टाइटल क्या कहता है? लॉन्ग टाइटल कहता है एन एक्ट टू अथोराइज एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू प्रैक्टिस एज अ राइट इन एनी हाई कोर्ट। ये लॉन्ग टाइटल है। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट का वकील हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है क्या? आंसर है यस। एक्ट में नहीं लिखा तो क्या हुआ, लॉन्ग टाइटल में लिखा हुआ है, लेकिन एक्ट में सेक्शन में लिखा हुआ नहीं कर सकता, तो फिर नहीं कर सकता चाहे लॉन्ग टाइटल कुछ भी कहे। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे ये लिखा हुआ ऑल्दो इट कैन नॉट ओवरराइड द क्लियर मीनिंग ऑफ द एनेक्टमेंट। क्लियर मीनिंग को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो बताओ टाइटल लॉ एक्ट के अंदर होता है या नहीं होता? एक्ट के अंदर ही तो होता है, सबसे पहले तो टाइटल ही तो होती है, इसलिए वो इंटरनल एड है। और देखो हर एक्ट के दो टाइटल होते हैं, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल से कुछ भी अपने को लॉ अंडरस्टैंड नहीं होता, तो वो लॉ को आइडेंटिफाई करता है, लॉ अंडरस्टैंड करने में हम उसका यूज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टाइटल लॉ को न केवल आइडेंटिफाई करता है बल्कि उसको डिस्क्राइब भी करता है। तो लॉन्ग टाइटल का इस्तेमाल हम लॉ को अंडरस्टैंड करने में दोस्तों कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइटल कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा। और ये एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ गया होगा। और अब देखो, चाहे आप जो है वो फटाफट नोट से भी पढ़ लो, नोट्स में मैंने समरी में बहुत अच्छा लिखवा रखा है। शॉर्ट टाइटल मेयरली आइडेंटिफाई द एनेक्टमेंट, वेयर लॉन्ग टाइटल not only identify the enactment but also describe the enactment. Short title cannot be used for the interpretation of the act, while long title can be used for the interpretation of the act. आगे लिखा हुआ है, टाइटल ऑफ द एक्ट कैन नॉट ओवरराइड मेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्लेन प्रोविजंस या मेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकते। पहला इंटरनल एड दोस्तों टाइटल खत्म हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? फटाफट बताओ मुझे, डाउट नहीं है तो ओके कर दो मुझे। हाँ जी, समझ गए टाइटल लॉन्ग टाइटल में? चलो जी क्लियर है, ओके। आइए अगला, अगला है दोस्तों प्रियम्बल। क्या है? प्रियम्बल। अच्छा बेटा प्रियम्बल क्या है, उस पे आइए जरा चर्चा करते हैं। प्रियम्बल किसको बोलते हैं? प्रियम्बल क्या होता है सर? बेटा आपको पता है प्रस्तावना, हिंदी में आपको प्रस्तावना पढ़ा है कभी, लिखा होगा आपने बचपन में हिंदी। मैं तो खैर 12वीं क्लास तक पढ़ा ही हिंदी माध्यम में हूं, आप लोग तो सब अंग्रेजी माध्यम में पढ़े हो। लेकिन ऐसा पता है प्रियम्बल प्रस्तावना निबंध में आता था। हाँ निबंध में लिख, देखो क्या होता है, हर एक्ट की एक प्रियम्बल होती है। प्रियम्बल में क्या होता है, उस एक्ट को लाने का पर्पज, स्कोप, ऑब्जेक्ट क्या था वो बताया जाता है। तो सर फिर लॉन्ग टाइटल में क्या होता है?
लॉन्ग टाइटल की कंपैरिजन में प्रियम्बल लॉ के ऑब्जेक्ट पर्पज स्कोप को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिफाइन करता है, बस यही फर्क होता है। लॉन्ग टाइटल में भी लॉ का पर्पज ऑब्जेक्ट स्कोप रहता है, लेकिन प्रियम्बल लॉ के पर्पज स्कोप ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टाइटल की कंपैरिजन में कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल में डिस्क्राइब करता है। इस लॉ को लाने का ये मकसद था, ये था। तो बताओ, प्रियम्बल भी लॉ के अंदर लिखी हुई रहती है, इसलिए वो इंटरनल एड है। तो क्या अब आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है पढ़ के, तो हम प्रियम्बल पे जाएंगे नहीं। लेकिन लॉ पढ़ने में हमें कोई एम्बिग्विटी हो गई, पता नहीं यार ये लॉ क्या कह रहा है, तो हम देखेंगे ना प्रियम्बल क्या कह रही है, लॉ लाने का पर्पज स्कोप ऑब्जेक्ट क्या था। लेकिन वही बात, प्रियम्बल प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकती बेटा, समझ गए? हाँ जी, समझ गए ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल एक्सप्रेस द स्कोप ऑब्जेक्ट पर्पस ऑफ द एक्ट मोर कॉम्प्रिहेंसिवली देन लॉन्ग टाइटल। प्रियम्बल क्या बताती है? बताती है वो ग्राउंड और वो कोज जिसकी वजह से स्टैच्यू बना है। लाइक लॉन्ग टाइटल, प्रियम्बल भी बताओ क्या होता है, एनेक्टमेंट का पार्ट होता है और लॉ अंडरस्टैंड करने में यूज किया जाता है। हाउएवर प्रियम्बल कभी भी लॉ के प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां तक मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है? इतना पढ़ लेना आप। एग्जाम्पल इतना बढ़िया नहीं लगता मुझे ये, इसलिए मैं आपको ये वाला नहीं दे रहा हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वहां पे मान लो गुड्स गुड्स लिखा हुआ है, सर्विस लिखा हुआ ही नहीं है, मान लो लिखा हुआ तो है उसके अंदर, लेकिन एक्ट का जो पर्पज स्कोप ऑब्जेक्ट है कि कोई बंदा किसी को जानबूझ के गलत सर्विस भी नहीं दे दे, उससे भी प्रोटेक्ट करना है, तो हम बोलेंगे भैया सर्विस पे भी ये फिर एक्ट अप्लाई होगा, क्योंकि प्रियम्बल पढ़ के हमें समझ में आ गया ये चीज। लेकिन एक्ट में क्लियर कट लिख दिया कि भैया इस जगह पे सर्विस पे अप्लाई नहीं होगा, तो फिर चाहे प्रियम्बल कुछ भी कह रही है अप्लाई नहीं होगा। समझ गए ना? प्रियम्बल लिख दोगे आप बात, नोट्स में भी मैंने यही चीजें आपको लिखवा रखी है। हाँ जी बच्चों, प्रियम्बल समझ गए? प्रियम्बल बताओ भाई एक बार। चलो उसके बाद में अगले पड़ाव पे अपन चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, प्रियम्बल के बाद में अगला है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर। हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ चैप्टर क्या कहता है? सर टाइटल तो पहले भी आ गया, कितनी बार आएगा सर टाइटल? बेटा वो तो एक्ट का टाइटल था और ये चैप्टर का टाइटल है। कई बार देखो दोस्तों क्या होता है, किसी एक्ट की कुछ सेक्शंस आपस में रिलेटेड होती है, तो लॉ मेकर रीडर्स को थोड़ा सहूलियत हो इसके लिए उन सेक्शंस को ग्रुप करके उसका एक चैप्टर बना देता है और उस चैप्टर का एक टाइटल दे देता है। जैसे हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 77 से लेके 87 तक की सेक्शन 4 से रिलेटेड है, तो बताओ कंपनीज एक्ट में अलग अलग चैप्टर बना दिए ना लॉ मेकर ने, ताकि हमको आसानी रहे। और चैप्टर 6 बना दिया जिसका नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब बेटा आप चैप्टर पढ़ रहे हो, चैप्टर में क्लियर कट लिखा हुआ है चार्ज रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन मान लो नहीं लिखा हुआ है, आपको पढ़ के लगता है पता नहीं यार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप चैप्टर का टाइटल देख सकते हैं, टाइटल है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब चार्ज रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन वही बात बेटा, टाइटल कभी भी प्लेन प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। एक्ट के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो टाइटल कुछ भी कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? तो देखो आइए पढ़ते हैं। ये सब मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखवा रखी है मैंने, आप चाहे मैच कर लेना। समटाइम्स नंबर ऑफ सेक्शंस ऑफ ए चैप्टर applicable to any particular object, these sections are grouped together in the form of chapter and chapter की क्या होती है, हेडिंग होती है। जैसे सेक्शन 77 से लेके 87 जो है कंपनीज एक्ट की, वो किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है? तो बताइए क्या हुआ, these sections are grouped together, इन सेक्शंस को हमने क्या कर दिया, ग्रुप टुगेदर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, ठीक है? और उसका नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? आगे लिखा हुआ हेडिंग और टाइटल ऑफ चैप्टर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू बट ओनली व्हेन लैंग्वेज ऑफ लॉ कंटेन एम्बिग्विटी और डाउटफुल। जब लॉ की लैंग्वेज एम्बिग्विटी और डाउटफुल है, इफ लैंग्वेज ऑफ लॉ इज प्लेन then title of chapter cannot be used for interpretation. It means plain provisions override the title of chapter. तो plain provisions हमेशा override करेंगे, टाइटल और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो प्लेन प्रोविजंस की ही मानी जाएगी।
होप सो गाइस तीसरा प्लेन प्रोविजंस भी आपको समझ में आ गया। समझ गए या नहीं समझे? प्लेन प्रोविजंस ओके करते जाए मुझे। ये सॉरी, टाइटल ऑफ चैप्टर ऐसे 3 मार्क्स में आता है कि हाउ टाइटल ऑफ चैप्टर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ, तो वो आपको जो इसमें लिखा हुआ है बस उतना सा लिख के आना होता है। अगला है दोस्तों मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स, आपने कभी मार्जिनल नोट्स के बारे में सुना है? सब बच्चों ने एक बार बताओ मुझे, मार्जिनल नोट्स के बारे में आपने कभी सुना है या नहीं सुना है? मार्जिनल नोट्स मॉड्यूल से ही करा दूंगा मैं, मॉड्यूल में थोड़ा अच्छा लिखा हुआ है। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? नहीं पढ़ा? चलो, कई बार देखो क्या होता है, जब भी कोई एक्ट बनता है तो जैसे ये पूरा एक्ट चल रहा है और यहां पे साइड में या तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे कुछ लिख देते हैं या राइट हैंड साइड में ऐसा कुछ लिख देते हैं, किसी सेक्शन के साथ या सेक्शन को ग्रुप करते छोटे छोटे नोट्स लिख देते हैं, वो मार्जिनल नोट्स होते हैं एक्चुअली। आपको दिखाऊं मैं गूगल पे, देखते हैं मतलब कुछ मिलता है क्या। यहाँ पे तो सर्च ही नहीं करने दे रहा ये। रुको, मार्जिनल नोट्स इन बेयर एक्ट, ठीक है। मैं इमेजेस में चलता हूं, देखो ये आपको इमेजेस में दिख रहा है, ये साइड में देखो ये ऐसा गोला सा बनाया हुआ है ना, ऐसे सेक्शन के साइड में छोटे छोटे नोट्स दिए हुए ऐसा, ये देखो साइड में ऐसा लिख देते हैं, ऐसा ऐसा गोला बना के, इनको बोलते हैं छोटे नोट्स जो होते हैं ना साइड में, मार्जिनल नोट्स। ठीक है, समझ गए? हाँ समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब एक्चुअली में क्या होता है बेटा, ये जो मार्जिनल नोट्स होते हैं ना, ये लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए यूज में नहीं लिए के जाते हैं। क्यों नहीं लिए जाते? क्योंकि देखो एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, राष्ट्रपति साइन करता है, बाद में उस एक्ट को छापते समय, क्योंकि वो एक्ट सरकार गजट में पब्लिश करती है, तो जब पब्लिश होता है ना तो सरकार के कोई जो नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं वो अपने हिसाब से लिख देते हैं उसमें साइड में थोड़ा बहुत, कि हाँ हम भी लिख देते हैं लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो भैया वो पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था वो चीज। मार्जिनल नोट्स आप लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए यूज में नहीं ले सकते कभी भी, ध्यान से सुनना। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी सेक्शन या ग्रुप ऑफ सेक्शन के लेफ्ट एंड राइट साइड में छोटे छोटे नोट्स मार्जिनल नोट्स कहलाते हैं। मार्जिनल नोट्स कभी भी जब लॉ पास होता है तब पार्लियामेंट उसको पास नहीं करती है, बाद में जो लॉ पब्लिश करते हैं ना गजट में, उस समय वो जो जानकार लोग लिख देते हैं। तो तुम सर्वे सर्वा नहीं हो, तुमने मार्जिनल नोट्स जो बनाए हैं वो लॉ इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें सेक्शन नहीं आर्टिकल्स होते हैं। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मार्जिनल नोट्स लॉ इंटरप्रिटे उस कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने में हेल्प किए जाते हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था, एक्चुअली में पार्लियामेंट तो बाद में बनी थी ना, उसमें राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जी और ये सारे लोग थे, फ्रीडम फाइटर्स जो भी थे। तो उस वक्त उस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने खुद ने वो मार्जिनल नोट साइड में लिखे थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किसी एक्ट के मार्जिनल नोट्स लॉ इंटरप्रिटेशन में यूज में नहीं लिए जाते, केवल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मार्जिनल नोट्स होते हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यानी सरकार ने पास किए थे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अंडरस्टैंड करते समय हेल्प लिए जा सकते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप चाहे बुक से पढ़ के देख लो। मार्जिनल नोट्स आर समराइज्ड एंड साइड नोट्स ऑफन फाउंड एट द साइड ऑफ सेक्शन और ग्रुप ऑफ सेक्शन। समझ गए? ठीक है जी। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इनेक्टमेंट, क्योंकि दे वर नॉट प्रेजेंट व्हेन द एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट बट इंसर्टेड, बाद में इंसर्ट किए जाते हैं। समझ गए? हेंस दे आर नॉट एन एड टू कंस्ट्रक्शन, तो लॉ इंटरप्रिटेशन में उनको यूज नहीं कर सकते। हाउ, आगे देखो, हाउ ये केस लो फर्जी मत पढ़ना। हाउएवर मार्जिनल नोट्स किसके साथ? आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो अटैच किए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होते हैं, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किया था। और वो लॉ इंटरप्रिटेशन में यानी वो जो जब कॉन्स्टिट्यूशन समझ रहे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कोई दिक्कत आ जाती है तो मार्जिनल नोट्स क्या कह रहे हैं, उनको पढ़ के भी हम लॉ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज एक्ट पढ़ते समय दिक्कत आ गई तो कंपनीज एक्ट के मार्जिनल नोट्स को नहीं देख सकते अपन, क्योंकि वो पार्लियामेंट ने पास नहीं किए थे। इतना पढ़ लेना, मार्जिनल नोट्स खत्म हो गया।
बताइए दोस्तों, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? मार्जिनल नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं अपन, 4 इंटरनल ऐड कर चुके हैं। हाँ जी बच्चों, बताओ भाई क्या हुआ, बताते रहो, मुझे समझ में आया या नहीं आया। थोड़ा भारी चैप्टर है मुझे पता है, लेकिन आ रहा है नहीं आ रहा तुमको समझ में? समझ रहे हो? चलो ठीक है। चलो आओ, अगला टॉपिक है बेटा डेफिनेशंस। लास्ट टॉपिक बस आज का। डेफिनेशन में एक बार आपको नोट से पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है। हाँ जी बच्चों, डेफिनेशन एक्ट के अंदर ही होती है। कई बार देखो, डेफिनेशन जो होती है पूरे उस चैप्टर के अंदर या पूरे उस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे शब्द होंगे जो बार बार उस चैप्टर में आएंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे। तो लॉ मेकर इनिशियल सेक्शन के जरिए, सेक्शन 2 या सेक्शन 3 के जरिए उन वर्ड्स को डिस्क्राइब कर देता है, पहले ही डिस्क्राइब कर देता है। उसी को डेफिनेशन कहा जाता है। या तो सेक्शन 2 में होती है या 3 में, इनिशियल सेक्शंस में वो होती है। अब डेफिनेशन जो होती है वो दो टाइप की होती है बेटा। एक डेफिनेशन जो होती है वो जो मीन से स्टार्ट होती है। हाँ जी बच्चों, मीन से स्टार्ट कौन सी होती है बताना? इस टाइप की डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टिव एग्जॉस्टिव होती है। इसका मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन, ध्यान से सुनना, मीनिंग जो होता है केवल जो रिटन वर्ड है वहीं तक उसका मीनिंग होता है। और यदि इंक्लूड से हो रही है तो डेफिनेशन एक्सटेंसिव है। यानी इस टाइप की डेफिनेशन में जो वर्ड्स होते हैं, जो लिखा हुआ केवल वहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, ठीक है, उसके अलावा और भी उसमें कुछ आ सकता है। ठीक है, समझ गए? समझ गए ना सब? ये आप ध्यान रखना। अब समझ, ये आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हाँ, फिक्स होता है वो एक्चुअली में। मीन्स लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है वो, और इंक्लूड लिखा हुआ है तो जो लिखा हुआ है उसके अलावा और भी कुछ, एक एक दो चीज और याद रख लेना। मीन्स एंड इंक्लूड दोनों लिखा हुआ है, मीन्स और उसके बाद इंक्लूड लिखा हुआ है तो वो एग्जॉस्टिव होगी। अप्लाई टू एंड इंक्लूड लिखा हुआ है तो वो एक्सटेंसिव होगी, यानी उसमें और भी कुछ आ सकता है। ये 4.27 पे 2 पॉइंट और याद रख लेना। मीन्स का मतलब एग्जॉस्टिव जो लिखा हुआ है वो, इंक्लूड मतलब जो लिखा हुआ उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है तो वो एक्सटेंसिव हो गई। मीन्स है एंड इंक्लूड लिखा हुआ है तो वो भी एग्जॉस्टिव, अप्लाई टू इंक्लूड लिखा हुआ तो वो एक्सटेंसिव। बस खत्म बेटा। अब एक क्वेश्चन करा देता हूं जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बार इंस्टीट्यूट ने पूछा था इस टॉपिक पे। देखो, हाँ जी बच्चों, नवंबर 18 में शायद वो क्वेश्चन आया था। नहीं, मई 19 का क्वेश्चन था। हाँ जी बच्चों, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? लास्ट में एग्जाम में, लास्ट में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये रहा। डायरेक्ट भी आता है डेफिनेशन के बारे में, और ऐसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, बताओ भाई। अब जैसे ही एग्जाम हुआ बच्चे ने कहा सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, उसका क्वेश्चन कैसे आ गया? देखो, ये बोल रहा है यहाँ पर मीन्स और यहाँ पे इंक्लूड, तो बोलते हैं किस तरह से आप अबोव डेफिनेशन का नेचर और स्कोप देखते हो। मीन्स है तो एग्जॉस्टिव है, यानी जो लिखा हुआ है केवल वही, और इंक्लूड है तो एक्सटेंसिव है, इसका नेचर एक्सटेंसिव है, जो लिखा हुआ है उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है। ये एक्चुअली में क्वेश्चन था आईओएस का, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू का, और एक बच्चे ने बोल दिया कि ये तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का क्वेश्चन पूछ लिया। समझ रहे हो आप बात? इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब आपको डेफिनेशन तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
बाकी की चर्चा कल करेंगे। कल मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में हो जाएगा, ये शुरुआत के 1 घंटे में हो जाएगा। तो वैसे मैं क्लास रखवाऊंगा तो सही आपके 10 से 11 की कल को नहीं हो इन केस, तो रख लें अपन क्लास। लेकिन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए एक क्लास, ठीक है। यदि हो जाएगा सुबह की क्लास में तो 10 से 11 नहीं लेंगे क्लास, और यदि नहीं होता है तो 10 से 11 में भी अपन कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू में वैसे अपना हो चुका है 80%, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। कल करा दूंगा मैं, फिर या क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको 10 से 11 में। चलिए, तो एक काम करेंगे। अब देखो आपको मैंने बताया था, एक तो जीसीए आपके नहीं आएगा, ठीक है, टेस्ट में। हाँ, ये चैप्टर आएगा बेटा। और एक जो है आपका एजेंसी वाला, जितना आपने पढ़ा है उतना ही आएगा केवल, ठीक है। ये 2 टॉपिक आपके नहीं आएंगे। और बाकी जैसे चैप्टर 4 में आपके 3-4 सेक्शन रह गई, वो उनसे भी नहीं पूछूंगा, ठीक है। थोड़ा सा माफी चाहते हैं अपन, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा रात नहीं काटना चाह रहा सिलेबस में। ठीक ढंग से सिलेबस हो जाए, कोई बात नहीं। एक बार कॉस्टिंग का टेस्ट दे लो, 1-2 दिन में वो चीजें भी मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो, हाँ, चैप्टर 7 में भी सब करा दूंगा मैं, टेंशन मत लो। वैसे मैं बोल दूंगा GI 2 वाले बच्चों की क्लास अपलोड कर दें, वो उसमें कराया हुआ है एक्चुअली मेरा। वैसे जीसीए तो मैं करा दूंगा आपको। और बाकी एक मिसले एजेंसी आप देख सको तो देख लेना अपने आप, या 2-3 लेक्चर में हो जाएगा वो, बाकी सेक्शंस, ठीक है। चलो खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चर्चा आपसे कल करेंगे। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय सबको।